Hello people. So today in this video we are going to study about another independent state which has rise after the decline of Mughal Empire, that is Hyderabad. So let's initiate. निज़ाम ऑफ डेक्कन या दक्कन के निज़ाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको गानों की आवाज़ शायद आ रही हो, पर आज थोड़ा बगल में शादी है, एक शादियों का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा ही मांग सकते हैं, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, तो सब होता रहता है। हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हैदराबाद के बारे में अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे, जैसे बंगाल में नवाब हुआ करते थे, अवध में नवाब हुआ करते थे, वैसे ही हैदराबाद के अंदर निज़ाम का पद चला करता था। तो जो फाउंडर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट इज ऑफ हैदराबाद। ठीक, तो निज़ामुल मुल्क वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज चिनकलिश खान। चिनकलिश खान वॉज हिज ओरिजिनल नेम, वेयर इज ही वॉज नोन एज निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क और चिनकलिश खान वॉज द सन ऑफ गाज़ीउद्दीन सिद्दीकी फ़िरोज़ जंग प्रथम, या फिर गाज़ीउद्दीन सिद्दीकी फ़िरोज़ जंग प्रथम का पुत्र था चिनकलिश खां। और ये गाज़ीउद्दीन सिद्दीकी फ़िरोज़ जंग प्रथम कहाँ से बिलोंग करता था? समरकंद से बिलोंग करता था। ही यूज्ड टू बिलोंग टू समरकंद एंड टुडे इन द प्रेजेंट टाइम समरकंद इज़ इन उज़्बेकिस्तान। ठीक है, जो शंघाई कॉरपोरेशन है उसकी अभी मीटिंग हुई थी समरकंद के अंदर, तो ये वही समरकंद है, उज़्बेकिस्तान। ठीक, एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जो ये गाज़ीउद्दीन सिद्दीकी फ़िरोज़ जंग प्रथम थे, या फिर द फादर ऑफ निज़ाम उल मुल्क, या फिर चिनकलिश खान के जो पिताजी थे, वो औरंगजेब के कोर्ट में वो थे। ठीक है, और जो मुग़ल एम्परर फ़ारुखशियार था, उसी ने निज़ाम उल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी दी थी। और उस वक्त दक्कन के अंदर टोटल 6 प्रोविंसेस या फिर 6 सूबे आया करते थे। मुग़ल एम्परर फ़ारुखशियार हैज़ अपॉइंटेड Nizamul Mulk as the Subedar of 6 provinces of south of Deccan, but in his ruling period only, in the ruling period of Farrukhshiyar onwards, he has terminated him as the Subedar of the Deccan. ठीक, after that Nizamul Mulk became the Subedar of Malwa, and after terminating his Subedari of Deccan, Farrukhshiyar appointed him as the सूबेदार ऑफ मालवा। मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था फ़र्रुखशियार के द्वारा, जब उसने 6 सूबे का जो उन्होंने दक्कन का सूबेदार बनाया था चिनकलिश खान को, तो उसी को इसे टर्मिनेट भी कर दिया था, हटा भी दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने निज़ामुल मुल्क को सूबेदार बना दिया था मालवा का। मोहम्मद शाह रंगीला अपॉइंटेड हिम एज हिज वज़ीर। उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपने वज़ीर के तौर पर नियुक्त करा था। बट when Nizamul Mulk or Chinklich Khan went in the court of Muhammad Shah Rangila, he was extremely disappointed with the level of attitude and the level of philosophy which Muhammad Shah Rangila possessed at that moment, and he was extremely unhappy with the groupism which used to prevail in the court of Muhammad Shah Rangila। 1724 के अंदर बैटल ऑफ, अब क्या होता है कि जो एक ग्रुपिज़म फॉर्म होने लगी थी, जैसे कहते हैं ना, औरतों की तरह छोटे छोटे ग्रुप पे इंडिविजुअल टॉपिक्स चलते हुआ करते थे। इसे एक राजा पसंद है, दूसरे को राजा पसंद नहीं है, कोई एक चुगली कर रहा है दूसरे राजा की कि भाई इस राजा ने ये ठीक नहीं करा। ऐसे ही मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे उतना ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट था कि जो अपना निज़ामुल मुल्क या फिर चिनकलिश खान था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसने इस वज़ीर के पद को बिना बताए ही वह यहाँ से चला गया। मोहम्मद शाह रंगीला को बिना बताए ही उसने वज़ीर का पद छोड़ के वह चला गया। और जब वह जा रहा था, चला गया। ठीक, अब उसके बाद उस वक्त तो डेक्कन का जो सूबेदार था वो कौन था? मुबारिज़ खान था, मुबारिज़ खान। और जब ये बात मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलती है, देन मोहम्मद शाह रंगीला ऑर्डर्ड मुबारिज़ खान टू अटैक वज़ीर।
क्योंकि वह नाराज़ था। मोहम्मद शाह रंगीला वज़ीर से वज़ीर जो कि इसे बनाया था चिनकलिज खान से नाराज़ था कि भाई बिना बताए ऐसे कैसे अकड़ में चला गया तू है। तो 1724 के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला ऑर्डर्ड मुबारिज़ खान या फिर आस्क्ड मुबारिज़ खान टू अटैक चिनकलिज खान। Hence the battle was started and the battle was known as Battle of सुखेरखेड़ा। सुकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। And the participant of this battle were Mubaris Khan and Nizamul Mulk. And as a result of this war, Nizamul Mulk defeated and killed Mubaris Khan. Therefore, he became the independent ruler of Deccan. और निज़ामुल मुल्क को किसने हरा? निज़ामुल मुल्क ने मुबारिस खां को इस युद्ध के अंदर यानी सुकरखेड़ा के युद्ध के अंदर मुबारिस खां को हरा दिया गया निज़ामुल मुल्क के द्वारा, और उसने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया किसका? दक्कन का। 1728 के अंदर ही वॉज इंडल्ज्ड इन अनदर बैटल दैट इज पालखेड़ा का युद्ध। बैटल ऑफ पालखेड़ा ऑल्सो हैपेंड इन हिज रूलिंग पीरियड, दैट इज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ निज़ामुल मुल्क और चिनकलिज खान। निज़ामुल मुल्क and the participant of the battle of Palkheda was Nizamul Mulk and Peshwa Bajirao Pratham. Nizamul Mulk and Peshwa Bajirao Pratham, and in this battle, as a result of this battle, पेशवा बाजीराव प्रथम डिफीटेड निज़ामुल मुल्क, और इस बैटल के अंदर पेशवा बाजीराव प्रथम को हरा दिया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने हरा दिया था किसे? निज़ामुल मुल्क को हरा दिया था। और इन 1748 1748 के अंदर निज़ामुल मुल्क डाइड आफ्टर हिज निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है या फिर चिनकलिज खां की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद एक बैटल ऑफ सक्सेसरशिप स्टार्टेड बिटवीन हिज सन एंड हिज सन इन लॉ, उसके पुत्र के बीच में और उसके सन इन लॉ के बीच में। पुत्र कौन था? नाजिर जंग, और जो उसका सन इन लॉ था वो कौन था? मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेसरशिप स्टार्ट हो जाती है। और इसी बैटल ऑफ सक्सेसरशिप का हम लोगों ने उल्लेख किया था जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा था। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने पार्ट लिया था, एक दूसरे के बीच में एनमिटी वगैरह थी, उसका भी वो रीज़न था। लेकिन जो इन्होंने सहारा बनाया या फिर लोकल पॉलिटिक्स को सहारा बनाते हुए इन लोगों ने एक दूसरे से अपनी दुश्मनी कंटिन्यू रखी थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच ने। हम लोगों ने कार्नेटिक वॉर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब अपने लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए 1798 के अंदर 1798 से लेके 1805 तक एक गवर्नर जनरल आता है बंगाल के अंदर। कौन आता है? लॉर्ड वेलेस्ले। और लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा ही क्या इंट्रोड्यूस करा गया था? सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि इंट्रोड्यूस करी गई थी। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 to 1805 was Lord Wellesley, and he was the only individual from Britishers who has introduced the subsidiary alliance. और सब्सिडरी अलायंस के तहत या फिर सहायक संधि के तहत एक राजा, यानी हालांकि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस के लिए उन्हीं रीजन्स को अप्रोच किया था जो काफ़ी ही ज़्यादा इनवल्नरेबल थे, जिनके ऊपर हमला किया जा सकता था और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने अप्रोच किया ऐसे रीजन्स को और उनसे कहा कि आप को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर सिक्योरिटी फ्रॉम ब्रिटिश फोर्सेस। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड सम टैक्स और you just have to give some amount of money, इसके तौर पर तुम्हें बस थोड़ा बहुत धनराशि देनी पड़ेगी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के अधीन। ठीक है, और 1798 के अंदर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एक निज़ाम था हैदराबाद का, वो कौन था? निज़ाम अली, जिसका एक और नाम था निज़ाम उल मुल्क आशफ जाही द्वितीय। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाही द्वितीय। और इन 1798 हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली। और 1798 के अंदर हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करा था। ठीक, अब हम लोगों ने हैदराबाद अपना निपटा लिया है। अब हैदराबाद के बाद हम लोग जिस इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जाट स्टेट के बारे में। देखिए, जाट स्टेट
जो था, या जाट स्टेट के अंदर हम लोग भरतपुर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो जाट थे, जाट के अंदर जो गोकुल जाट थे, गोकुल जाट था, जाट के अंदर ही जो प्रथम लीडर था जाट्स का, वो कौन था? गोकुल जाट। और यही गोकुल जाट ने 1669 के अंदर प्रथम रिवोल्ट करा था, किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट। और सेकंड रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1686 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और किसकी संरक्षण के अंदर, या फिर किसकी अधीन, किसकी विजिलेंस के अंदर? राजा राम राजा राम जाट के भी के और राम चेरा जाट के बीच, मतलब इन लोगों ने उसका वो करा था, निरीक्षण किया था। ठीक है, राजा राम जाट और राम चेरा जाट ने इसका निरीक्षण किया। तो सेकंड रिवॉल्ट 1686 में हुआ था। प्रथम रिवॉल्ट हुआ था 1669 के अंदर। फर्स्ट रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1669 under the vigilance of Gokul Jat, whereas the second revolt took place in 1686 under the vigilance of Rajaram Jat and Ramchera Jat. ठीक, Rajaram Jat attacked the tomb of Akbar which is in Sikandra, Agra, and as a part of this attack, Rajaram took all the precious stones which were embedded in the tomb of Akbar, and he took out the bones and remains of Akbar एंड ही बर्न दैम। जो अस्थियां थीं अकबर के टोम के अंदर, यानी अकबर के मकबरे के अंदर जो उसकी अस्थियां दफन हुई थी, तो उन अस्थियों को राजा राम ने बाहर निकाल लिया था, और उसकी सारी, अकबर की सारी अस्थियों को जला दिया गया था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो जाट ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था ना, जो प्रथम इंडिपेंडेंट रूलर था कौन था? चूरामन जाट, जो 1690 से 1721 तक इसका रूलिंग पीरियड रहा। हालांकि ये 1690 के अंदर ही रूलर बन गया था, लेकिन जो कहा जाता है कि 1695 के अंदर इसने इंडिपेंडेंट घोषित किया था खुद को। इन 1700 ही फाउंडेड भरतपुर स्टेट, और 1700 के अंदर उसने भरतपुर स्टेट की स्थापना करी थी। देयर ही बिल्ड, और उसने वहाँ पर क्या बनाया था? थीम फोर्ट की स्थापना करी थी। देयर ही बिल्ड थीम फोर्ट। और इन 1721 जयसिंह अटैक्ड भरतपुर एंड ही कॉन्कर्ड थीम फोर्ट। जो राजस्थान में ही आमेर का एक राजा हुआ करता था, कौन? जयसिंह, और उसने 1721 के अंदर भरतपुर के ऊपर हमला करके थीम फोर्ट, जो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? चूरामन जाट के द्वारा निर्माण कराया गया था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। और आफ्टर डिफीटिंग, जब चूरामन जाट को जयसिंह के द्वारा हरा दिया गया था, तो इस बात से वह इतना ज़्यादा लज्जित हो गया था कि उसने चूरामन जाट ने सुसाइड कर लिया था। ठीक, अब चूरामन जाट के बाद जो आता है वो कौन आता है? बदन सिंह। जो बदन सिंह है 1721 से 1756 तक शासन करता है बदन सिंह, और ही बिल्ड 4 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। उसने 4 किलों का निर्माण कराया था अपने शासनकाल के अंदर। इन 1739 आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, 1739 के अंदर इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का, जिसके अंदर बदन सिंह कॉन्कर्ड आगरा और मथुरा। और इसी के बाद उसने बदन सिंह ने किसे किसे कॉन्कर कर दिया था? आगरा को और मथुरा को कॉन्कर कर लिया था। ठीक, अब इसने देखा था कि भाई नादिर शाह ने हमला किया है, तो फिर क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो उस वक्त वैसे ही मुग़ल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर चल रहा था, तो उसने आगरा और मथुरा के ऊपर भी वो कब्ज़ा कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। हम लोगों ने पढ़ा था पहले अहमद शाह अब्दाली के बारे में। तो जो अहमद शाह अब्दाली था उसने इसे राजा का टाइटल दिया था। एंड ही डाइड इन 1756। जो बदन सिंह था उसकी मृत्यु 1756 के अंदर हो जाती है। ही वॉज सक्सीडेड बाय सूरजमल जाट, और इसी का उत्तराधिकारी कौन बनता है? सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट जो था उसे प्लाटू ऑफ जाट्स कहा जाता था, या फिर जाटों का अफलातून कहा जाता था। और ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड ही कॉन्कर्ड मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ। और इसी के शासनकाल के अंदर इसने मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ को भी अपने अधिकार के अधीन कर लिया था। ठीक है, और 1761 के अंदर इस जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो इसी के शासनकाल में ही हुई थी। 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, एंड दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली। देखिए, अब यहाँ पे आपको जो मैं आपको प्लॉट बताता हूँ, सीन क्या चल रहा था आखिर। देखिए, जो मराठास थे वो अहमद शाह अब्दाली से भिड़े कैसे। ऐसा सीन था कि जो मराठास थे उस वक्त मुग़ल एम्पायर तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल या डिक्लाइनिंग फेज़ में चल रहा था। तो मराठास उस टाइम उठ गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। मराठास और सिख
साउथ में मराठास और नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर जो सिख स्टेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते होते गए थे, ठीक है। और मुग़ल एम्पायर गिरता चला गया था। तो जो मराठास थे, ये लोग टैक्स वसूला करते थे किससे? अब ये मुग़ल से टैक्स वसूला करते थे। कौन सा चौथ नाम का एक टैक्स हुआ करता था जो ये लोग वसूला करते थे किससे? मुग़ल से वसूला करते थे। किस लिए? ये कहते थे मुग़ल से कि आप हमें चौथ नाम का टैक्स दीजिए और हम लोग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे अगर आपके ऊपर कोई भी हमला हुआ। तो ऐसे ही करके जब ये पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली हमला करने वाला है मुग़ल एम्परर पर या फिर मुग़ल के साम्राज्य के ऊपर हमला करने वाला है, तो फिर मुगल्स की तरफ से पहले उन्हें बचाने के लिए कौन आए थे? मराठास उनका, क्योंकि वो टैक्स ले रहे थे, तो इसलिए मराठास इन्हें बचाने आए थे। लेकिन मराठास ये जानते थे कि अहमद शाह अब्दाली का बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो है, क्या कहते हैं, आर्मी काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए वह उस आर्मी, तो इसलिए इसने कहा कि भाई अकेले तो नहीं हरा पाएंगे। तो इसने मराठास ने अप्रोच करा, और मराठास की तरफ से कौन था? सदाशिव राव ने उन्हें अप्रोच करा था काफ़ी सारे लोकल रूलर्स को। और उन्होंने सोचा था कि जब काफ़ी सारे ये छोटे छोटे जो लोकल रूलर्स हैं ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और अपने लोगों की एक यूनाइटेड आर्मी को फॉर्म करेंगे, इंटीग्रेटेड आर्मी को फॉर्म करेंगे, तो कहाँ अहमद शाह अब्दाली हमारे सामने टिक पाएगा। लेकिन जब इन्होंने अप्रोच करा काफ़ी सारे लोकल रूलर्स को, तो लोकल रूलर्स ने इनका साथ नहीं दिया। जैसे कि मथुरा, जब मराठास ने के सदाशिव राव ने अप्रोच करा था किसको, क्या कहते हैं, अपने वो शुजाउद्दौला को अप्रोच किया था, तो शुजाउद्दौला ने मना कर दिया और अहमद शाह अब्दाली को बल्कि उसने उल्टा ही सपोर्ट कर दिया था। और इस सपोर्ट के बाद क्या होता है कि जो अपना मराठा जाते हैं वो वैसे ही कमज़ोर, मतलब लैग कर रहे थे पोटेंशियल के अंदर, उनके पास स्ट्रेंथ भी कम थी। लेकिन अब तो शुजाउद्दौला ने भी सपोर्ट कर दिया था अहमद शाह अब्दाली को। उसके बाद मराठास मदद के लिए जाते हैं, सूरजमल जाट के पास जाते हैं। लेकिन सूरजमल जाट इनिशियली तो हाँ कर देता है, लेकिन वो कुछ शर्तें भी रख देता है कि भाई मुझे यही शर्तें हैं, मुझे ये कुछ ऐसी शर्तें थीं जो मराठास पूरी नहीं कर पाए थे, जिस वजह से ये भी एक न्यूट्रल फेज के अंदर चला जाता है सूरजमल जाट। और न्यूट्रल फेज में जाने के बाद इसका मतलब जो मराठास थे वो अकेले पड़ गए थे, और इस तरफ अहमद शाह अब्दाली ही ने इस युद्ध के अंदर ये लोग इसे हरा देते हैं। अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देते हैं। इन दिस बैटल अहमद शाह अब्दाली गॉट डिफीटेड, वो डिफीटेड मराठास, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देता है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन आता है? जवाहर सिंह आते हैं। जवाहर सिंह के बाद रतन सिंह आते हैं, फिर केसरी सिंह आते हैं, फिर रंजीत सिंह आते हैं। और जो लास्ट रूलर रहता है, जो लास्ट जाट रूलर रहता है वो कौन रहता है? भरतपुर का जो लास्ट जाट रूलर रहता है वो रहता है रणधीर सिंह, ठीक। और 1805 के अंदर रणधीर सिंह सरेंडर भरतपुर टू ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स उसे अपने एम्पायर के अंदर जोड़ लेते हैं। 1805 के अंदर जो रणधीर सिंह था वो सरेंडर कर देता है भरतपुर को, किसे? ब्रिटिशर्स को, और वह उसे किस में जोड़ लेते हैं? अपने एम्पायर के अंदर जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो अराइज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था वो किसका रहा था? अवध का पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था, और बंगाल का पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। ये जाट वगैरह इतना कंपेरेटिवली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब हम लोग और इस सिख स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और आगे जाके मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते, तो ये अब कंपेरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोहिला और बंगश पठान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जब अपने लोग राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि रोहिला और बंगश पठान नाम का भी रीजन ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। वहाँ के सूबेदार या फिर वहाँ के जो रूलिंग पार्टी थी उसने, पार्टी इन द सेंस जो वहाँ की गवर्निंग यूनिट थी, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब देखिए जो फाउंडर कहा जाता है रोहिला का, वो किसे कहा जाता है? वो एक अफगान था। वो कौन था? वीर दाऊद, जिसका एक पुत्र था अली मोहम्मद खान, ठीक, अली मोहम्मद खान। अब अली मोहम्मद खान को कहा जाता है फाउंडर, ठीक। और यह राज्य उत्तर के कुमाऊं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला हुआ था। और द कैपिटल ऑफ रोहिलखंड वॉज यूज्ड टू बी आंवला। द कैपिटल ऑफ रोहिलखंड यूज्ड टू बी आंवला। जो रोहिलखंड की कैपिटल थी वो क्या हुआ करती थी? आंवला हुआ करती थी। और ये आंवला प्रेजेंट टाइम क्या है? बरेली के अंदर है, ठीक। प्रेजेंट टाइम का जो बरेली रीजन है वही उसकी कैपिटल हुआ करती थी। बाद में इस आंवला से या फिर आंवला से शिफ्ट करके इसकी कैपिटल कहाँ कर दी गई थी? रामपुर कर दी गई थी। और 1742 के अंदर एक राजा हुआ करता था रोहिला का,
वो कौन हुआ करता था? हाफिज रहमत खान। जो राजा हुआ करता था रोहिला का, वो हुआ करता था हाफिज रहमत खान। तो जब 1774 के अंदर इसी हाफिज रहमत खान के ऊपर शुजाउद्दौला जो कि अवध का राजा था, नवाब था, 1774 के अंदर शुजाउद्दौला ने हाफिज रहमत खान के ऊपर हमला करा था और एक बैटल हुई थी। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ मीरानपुर। और मीरानपुर कटरा का युद्ध, बैटल ऑफ मीरानपुर कटरा या फिर मीरानपुर कटरा का युद्ध हुआ था 1774 के अंदर। और इन दिस बैटल शुजाउद्दौला डिफीटेड हाफिज रहमत खान एंड एडेड रोहिला इन हिज एम्पायर, दैट इज अवध। और इस बैटल के अंदर, ये मीरानपुर कटरा के बैटल के अंदर, शुजाउद्दौला ने हाफिज रहमत खान को हरा दिया था और उसने जो ये रोहिला वाला एम्पायर था, इसे किस में ऐड कर लिया था? अवध के अंदर जोड़ लिया था। और इन द रूलिंग पीरियड ऑफ फारुखशियार, और फारुखशियार के शासनकाल के अंदर जो अलीगढ़ था, कानपुर था और फर्रुखाबाद वाला जो रीजन था, इसे इंटीग्रेट करके या फिर इसे पूरा मिला के एक नई यूनिट की एक नया रीजन बना दिया गया था। उसका नाम क्या था? बंगस नाम था, बंगस पठान नाम रखा था। ठीक है। अब इस बंगस पठान वाले जो ये नई यूनिट फॉर्म हुई थी, इसका फाउंडर किसे कहा जाता है? मोहम्मद खान बंगश को कहा जाता है। और 1728 के अंदर किंग छत्रसल ऑफ बुंदेलखंड, जो किंग छत्रसल थे, कहाँ के? बुंदेलखंड, कॉन्कर्ड बंगस पठान विद द हेल्प ऑफ मराठास। और मराठास की मदद से किंग छत्रसल ने, जो कि बुंदेलखंड के राजा थे, उन्होंने बंगस पठान को अपने अधीन कर लिया था। अब देखिए अगले वीडियो में, अब फिलहाल ये वीडियो छोटी बनाते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिख स्टेट के बारे में। और वो वीडियो थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिख स्टेट के अंदर अपने लोग 10 सिख गुरु के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन सब लोगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनका क्या क्या योगदान रहा था एक स्टेट फॉर्म करने में, और पूरी हिस्ट्री कैसी रही सिख स्टेट का इंडिपेंडेंट होने में, वो सब कुछ अपने लोग इसके अंदर आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।